हेलो गाइज, अध्यापन के क्षेत्र में करियर बनाने वाले बीएड, बीटीसी और बीएलएड के छात्रों के लिए आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप सभी सूचनाओं से अपडेट होते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भाषा के स्वरूप का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया था कि भाषा क्या है और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 2 में आज हम बताएंगे कि भाषा के प्रकृति और भाषा की महत्व और भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। भाषा और विचार दोनों में अटूट संबंध होता है। यानी कि भाषा तो बहुत लोगों की है, यानी कि मानव की भी भाषा होती है, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, लेकिन विचार युक्त भाषा सिर्फ मनुष्य की होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जब विचार उत्पन्न होते हैं तो उसको भाषा रूपी ध्वनात्मक शब्दों में वह व्यक्त करता है। पशु पक्षी के अंदर विचार का गुण मौजूद नहीं होता, इसलिए वह सिर्फ ध्वनि करता है, यानी उसकी भाषा है लेकिन उसका विचार युक्त भाषा नहीं होती। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को वह ध्वनात्मक या वर्णात्मक शब्दों के रूप में दूसरे व्यक्ति के मध्य व्यक्त करता है। चौथा गुण होता है इसका कि भाषा का संबंध परंपरा से। परंपरा से मतलब होता है कि भाषा की प्रकृति में स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है कि हम एक पीढ़ी की रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता को लेकर दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। अगर भाषा न होती तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे उनके रीति रिवाज थे, कैसे उनकी परंपराएं थी, कैसे उनके रहन सहन था, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या था। हम अपने पूर्वजों का इतिहास भाषा के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। अगर भाषा में परंपरा या स्थानांतरण का गुण न होता तो हम अपने पूर्वजों के पूरे संस्कार, रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, इन सबको भूल चुके होते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों से परिचित नहीं करा पाते। तो भाषा के अंदर ही एक ऐसी प्रकृति या गुण मौजूद है जिसमें स्थानांतरण का गुण है। भाषा एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी से लेकर आगे आने वाली पीढ़ी तक हमारी सभ्यताओं को, रीति रिवाजों को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को लेकर हस्तांतरित करते हैं, यानी स्थानांतरित करते हैं, लेकर जाते हैं। तो भाषा का संबंध परंपरा से होता है। अगर भाषा ना होती तो हम दूसरी पीढ़ी के बारे में कोई चीज़ नहीं जान पाते और आगे आने वाली किसी भी पीढ़ी को हम अपना कुछ नहीं दे पाते। इसी प्रकार से इसका एक गुण है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक, मौखिक और लिखित साधन है। भाषा को हम सांकेतिक रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी प्रयोग करते हैं और लिखित रूप में भी प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा एक संक्षिप्त रूप में प्रयोग करते हैं, अपने परिचित लोगों के ऊपर प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा आमने सामने की भाषा होती है। पहले चूँकि ना तो टेलीफोन की व्यवस्था थी और ना ही दूरभाष वगैरह था, रेडियो थे जिससे हम अपने संदेश भेज सकते थे। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी आने से हम अपने दूर दराज बैठे व्यक्ति से भी आमने सामने वार्तालाप कर सकते हैं।
आप वीडियो चैट कर सकते हैं, आप टेलीफोन में बात कर सकते हैं, है ना, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आप जो है मौखिक रूप से भी आमने सामने बैठकर, भले ही आपका मित्र, आपका रिश्तेदार बहुत दूर बैठा हो, फिर भी आप आमने सामने बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं। इसी प्रकार से लिखित रूप होता है। लिखित रूप में आप पहले पत्रों का यूज करते थे, पत्रों द्वारा अपने सगे संबंधियों को खबर भेजते थे, जानकारियाँ पहुँचाते थे। लेकिन अब वह पत्र जो है, आज आप लिखते थे तो पता चलता था कि 15 दिन, 20 दिन या महीने भर में पहुंचती थी उसके पास खबर। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से हमारे संदेश आप पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आप व्हाट्सएप में जो है कोई भी संदेश टाइप करते हैं, भेजते हैं, तुरंत उसके पास रिसीव हो जाता है। आप मेल करते हैं, तुरंत मेल उसके पास पहुंच जाता है। आप फैक्स करते हैं, तुरंत उसके पास फैक्स पहुंच जाता है। यानी कि आप भाषा को सांकेतिक, मौखिक और लिखित तीनों ही रूपों में पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के अंदर ये सारे स्वभाव, प्रकृति या गुण हैं जिसके माध्यम से भाषा एक सशक्त माध्यम के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद है, जिससे हम समाज से, लोगों से आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान या विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद अगला है कि भाषा का महत्व क्या है। भाषा का महत्व यानी कि आपने जो अभी तक पढ़ा, अभी तक जो आपने समझा, जो सुना, वही उसका महत्व है, वही उसका महत्व है। आपने भाषा का अर्थ पढ़ा, भाषा की परिभाषाएं पढ़ी और भाषा की प्रकृति को पढ़ा। जो इसमें अच्छे गुण, अच्छी चीज़ें हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली, वही भाषा की सारी महत्व है, वही भाषा की विशेषताएं हैं, वही भाषा की गुण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मानव जिस शक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, वह शक्ति भाषा की शक्ति है। कहने का तात्पर्य यही है कि भाषा ने सिर्फ मानव का विकास नहीं किया, मानव के साथ साथ पूरे समाज का विकास किया है। तो भाषा एक ऐसी शक्ति है जो न सिर्फ मानव का बल्कि पूरे समाज का विकास करती है। संसार के अन्य प्राणियों के पास अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा केवल मनुष्य के पास है। अन्य प्राणी जो भाव प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनके पास विचार युक्त भाषा नहीं होती। वो जो बोलते हैं, जो उनकी भाषा है, वो अस्थायी रूप से होती है। लेकिन मानव विचार युक्त भाषा का प्रयोग करता है और मानव के मुख से उच्चारित भाषा जो है विचार युक्त होती है, तो वह पूरी तरीके से स्थायी होती है। यानी कि मानव हमेशा जो उसके मन में विचार आए, उन विचारों को वो सोचता है, समझता है, फिर बोलता है। जैसे अगर हमें आपसे कोई बात कहनी है तो हमारे मन में कई तरीके के भाव उत्पन्न हुए, कई तरीके के विचार आए, लेकिन उन विचारों को हम क्या करेंगे? सोचेंगे, समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस विचार को व्यक्त करने से आपको बुरा लग जाए, आप हमें गलत समझ बैठें, आप हमारे बारे में जो है गलत फहमी पाल लें। यानी बहुत सारे विचार जो हमारे मन में चल रहे हैं और जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, अगर मानव उन विचारों को सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं और बोल देगा, तो वह गलत भी हो सकता है। लेकिन मानव के अंदर जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं, वह उनको सोचता है, समझता है, और जब सोचने समझने के बाद उसको निष्कर्ष निकलता है कि
ऐसा बोलने से अगले को ना बुरा लगेगा, ना वो गलत समझेगा और ना हमारे प्रति गलत फहमी पालेगा, तो वह फिर अपने विचारों को प्रकट कर देता है। यानी कि जो मन में आया बोल दिया, ऐसा नहीं करता है। यानी विचार तो बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, दिन भर किसी न किसी तरीके के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन मानव उन सभी विचारों को क्या करता है, सोचता है, समझता है, इसके बाद फिर प्रकट करता है। तो मानव विचार युक्त भाषा का ही प्रयोग करता है। यही इसका एक महत्वपूर्ण महत्व है। इसके अलावा भाषा विचार विनिमय का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरा इसका महत्व कि भाषा विचार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन या माध्यम है। भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। अगर भाषा न होती तो हम शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं। जब भाषा ही नहीं है तो हम कौन सी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जब हम शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते तो हमें ज्ञान ही प्राप्त न होता। जब भाषा माध्यम बनी तब हमने शिक्षा प्राप्त की, तब हमको ज्ञान उत्पन्न हुआ, है ना। ये सभी जो है क्या है, भाषा के महत्व हैं। इसके बाद लिपि, क्योंकि पहले सांकेतिक भाषा आई, इसके बाद मौखिक भाषा आई और मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा आई। तो लिखित भाषा के लिए हमने बताया था कि लिपि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी लिपि का मतलब होता है लिखना, यानी कि हमारे जो मन में विचार उत्पन्न हुए उन विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना, यह लिपि। और हमारी संस्कृत, हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं की जो है लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि के बारे में भी हमने बताया था कि जो देवनागरी लिपि पूरी तरीके से वैज्ञानिक लिपि है। ये अन्य लिपियों से बहुत अच्छी और वैज्ञानिक तरीके से अपने जो है शब्दों को सजाती है, संवारती है और उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे विद्वानों ने इसके महत्व को भी उल्लेखित किया है कि भाषा का महत्व क्या है, और भाषा के महत्व को उल्लेखित करते हुए उन्होंने वही सारी चीज़ें बताई हैं, वही सारी विशेषताएं, वही सारी प्रकृति, वही उसका भाषा का स्वभाव, वही सारी चीज़ों को यहाँ पर इंगित किया है। जैसे रायवर्न, इन्होंने लिखा है कि मातृभाषा एक उपकरण है। उपकरण का मतलब है एक साधन है या माध्यम है। आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है। यानी कि जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने में हमें आनंद भी आता है ना, हमें प्रसन्नता भी प्राप्त होती है और हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। यानी कि जब हम भाषा को या शिक्षा को प्राप्त करते हैं, अगर शिक्षा हमारी रुचि के अनुरूप है, रुचि के अनुसार है, तो हम उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान का भी प्राप्त करते हैं। तो रायवर्न जी ने कहा है कि मातृभाषा एक ऐसा साधन है जो आनंद, प्रसन्नता के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त कराता है। इसी प्रकार से भट्ट महोदय ने कहा है कि भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य है कि जो भाषा से विहीन होता है, जो भाषा के बारे में जानकारी नहीं रखता है, वह सिर्फ जो है अशिक्षित नहीं होता है, वो बुद्धि से भी हीन हो जाता है, उसकी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है और वह जो है उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो जो है सार्थक नहीं होते हैं।
ज़्यादातर उसके मन में भाव विचार जो है निरर्थक उत्पन्न होते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है। वह जो भी बोलेगा, जो भी भाव व्यक्त करेगा, जो भी उसके मन में विचार आएंगे, वो सभी निरर्थक आएंगे। यानी कि कहीं लड़ाई झगड़े करने वाले, कहीं दूसरों को उलझाने वाले, कहीं दूसरों को परेशान करने वाले, कहीं दूसरों को जो है जलील करने वाले। यानी कि उसके अंदर चूँकि विचार ही नहीं है कि हमारे यह भाव व्यक्त करने से अगले को बुरा भी लग सकता है, अगला जो है हमसे लड़ सकता है, अगला जो है दूसरे से जाके लड़ सकता है। तो बर्ट महोदय ने यही बताया है कि जो भाषा से विहीन होता है वह सिर्फ भाषा से विहीन नहीं बल्कि बुद्धि से विहीन हो जाता है। उसकी भाव जो है पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। इसी प्रकार से माइकल वेस्ट इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भाषा ही वह तत्व है जिससे हमारी आत्मा का गठन होता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा एक ऐसा तत्व, एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा को सुंदर और सरल बनाता है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, विचार ऐसे आते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों को परेशान नहीं करें, जो दीन दुखी है उसकी जो है मदद करें, यानी अच्छे अच्छे विचार जब जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं तो हमारी आत्मा भी संतुष्ट हो जाती है। हमारी आत्मा जो है दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर दुख महसूस करती है, दूसरे व्यक्ति की खुशियों में खुशियाँ मनाती है ना। तो हमारी आत्मा का भी एक प्रकार से गठन हो जाता है। इसी प्रकार से पाई महोदय इन्होंने कहा कि भाषा का इतिहास ही सभ्यता का इतिहास है। यानी कि भाषा जब नहीं थी तब आदि मानव जंगलों में विचरण करते थे, बिना कपड़ों के, बिना खाने के जंगलों में भ्रमण करते रहते थे। लेकिन भाषा रूपी जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जब भाषा रूपी ज्ञान उनको मिला तो उन्होंने क्या किया, अपना विकास किया। धीरे धीरे कपड़े पहनने लगे, खेती करने लगे, आग जलाने लगे, भुना हुआ मांस खाने लगे, यानी कि खेती करके जो है ज़मीन उपजाऊ करने लगे, जानवर पालने लगे और धीरे धीरे समुदाय बनाकर, समाज बनाकर एकजुट होकर रहने लगे। यानी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भाषा के माध्यम से ही अपना विकास सुनिश्चित कर लिया। तो उन्होंने इसी चीज़ को बताया है कि भाषा का इतिहास ही सभ्यता का इतिहास है। जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उस सभ्यता को आधुनिक समय तक आते आते भाषा ने कितना परिवर्तनशील, कितना आधुनिक, कितना तकनीकी युक्त बना दिया। ये सारी जो है गुण या ये सारे महत्व भाषा के ही हैं जिन्होंने आदमी को आदि मानव से मानव बना दिया और मानव से बहुत से मानव महापुरुष बन गए। जैसे हमारे आदि मानव थे, भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। उसमें हमारे बहुत सारे महापुरुष उत्पन्न हुए, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए हैं, और जो है आपके जो है महात्मा गांधी हो गए, यानी बहुत सारे जो है विद्वान, स्वामी विवेकानंद, ये सारे विद्वान उत्पन्न हुए। इन्होंने भाषा के माध्यम से ही अपना समाज से अलग स्थान बनाया। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अध्यापन का प्रशिक्षण ले रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं और उनको भाषा के स्वरूप का पहला यूनिट का पहला चैप्टर का पहला वीडियो
प्राप्त हो जाए और सभी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।